हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं, मज़े में हैं। और आई होप कि आपको केमिकल बॉन्डिंग जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा अभी तक, जितना भी टॉपिक हमने किया है। और आगे का टॉपिक भी हम जो पढ़ेंगे, आई आई होप कि आपको वो भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आपसे और मुझसे खुद से भी, ताकि मैं आपको अच्छा पढ़ा सकूँ। तो अब टॉपिक पर आते हैं, जहाँ से हमने कल छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको टॉपिक पे छोड़ा था, लुईस सिंबल फॉर द मॉलिक्यूल्स एंड द पॉलीएटॉमिक आयंस। तो उसी के अंदर मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था एक वाटर का, कि वाटर मॉलिक्यूल का अगर हमें लुईस सिंबल शो करना हो तो हम किस तरीके से उसको शो कर सकते हैं। इसमें मैंने ऑक्सीजन को सेंटर में रखा था और हाइड्रोजन को उसके आसपास रखा था, और फिर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कुछ इस तरीके से मैंने उसके अंदर रखे थे कि हर एक एटम का डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा हो। ओके, वो जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक शुरुआत करने के लिए, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए कि टॉपिक क्या पढ़ना है। लेकिन अब हम उसको प्रॉपरली आज उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जितना हमें टाइम मिलेगा, कि किस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल के, किसी भी पॉलीएटॉमिक आयंस के लुईस सिंबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए बेसिकली आज हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे, कुछ तरीके पढ़ेंगे, जिससे हमें बहुत सी हेल्प मिलती है कैलकुलेट करने में या ड्रॉ करने में लुईस सिंबल फॉर किसी भी मॉलिक्यूल के लिए। ओके, तो अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास CO2 है, या मेरे पास H2O है, या मेरे पास H2SO4 है, ठीक है, या मेरे पास NH3 है, कोई भी मॉलिक्यूल मेरे पास C2H4 है, कोई भी मॉलिक्यूल है। तो इस मॉलिक्यूल में सबसे पहले में चुनना होता है सेंट्रल एटम, जिस एटम के अराउंड बाकी सारे एटम बॉन्ड बनाएंगे, हमें सबसे पहले वो सेंट्रल एटम चुनना होता है ना। अब जैसे मैं एग्जांपल के लिए वाटर की बात करता हूं, तो वाटर में आप देखो ऐसे लिख सकते थे कि HHO, बट हम नहीं लिखते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं कि OHH, बात तो वही होगी, नहीं लिखते ना हम ऐसा। हम क्या लिखते हैं? हम OH और H लिखते हैं। मतलब सेंटर में किसको ले रहे हैं हम? ऑक्सीजन को ले रहे हैं, ठीक है। तो इसी के लिए बेसिकली रूल क्या है हमारा? रूल हमारा ये होता है कि पहला जो रूल हमारा है वो ये है कि सभी एटम्स में से जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा, वो आपका बिहेव एज ए सेंट्रल एटम। फिर आप कहोगे सर यहां तो नहीं हो रहा ऐसा केस, यहां तो ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके बावजूद ये आपका सेंट्रल एटम बना हुआ है। तो बेटा एक्सेप्ट ये है कि जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन होगा, तो हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन को हम सेंट्रल एटम नहीं बनाएंगे, बल्कि दूसरा जो एटम है उसको ही हम सेंट्रल एटम बनाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, एटम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, तो उस केस में हम हाइड्रोजन को सेंट्रल एटम नहीं बना सकते हैं। उस केस में दूसरा जो एटम है, बेशक वो आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों ना हो, वही हमें सेंट्रल एटम लेना पड़ेगा। अब जैसे अगर हम CO2 की बात करते हैं, अब CO2 के अंदर यहां पर कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सेंट्रल एटम क्या होगा हमारा? सेंट्रल एटम हमारा कार्बन होगा, और यहां पर क्या होंगे आपके? ऑक्सीजन होंगे, ठीक है। तो ये रूल आपसे ये कहता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का अगर आपको स्केलेटन बनाना है, तो स्केलेटन कहते हैं, जैसे बायोलॉजी में स्केलेटन होता है ह्यूमन बॉडी का, तो वैसे ये स्केलेटन हो गया। अब इनके बीच में हमें इलेक्ट्रॉन फिट करने होते हैं, ठीक है। तो ये आपसे कह रहा है कि हमेशा हमें उसी एटम को सेंट्रल एटम लेना है जो एटम आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ओके, तो यहाँ पर कार्बन आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसको हमने सेंटर में रखा है। देखिए अगर हम इसकी बात करें H2SO4 की, तो यहां भी हम सल्फर को क्या लेंगे? आपको सर यहां में तो हाइड्रोजन है ना, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन डायरेक्ट नहीं है भैया, यहां पर बीच में और भी एटम्स हैं। हम कंपैरिजन करने के लिए, यहां पर कंपैरिजन करने के लिए कोई दूसरा एटम नहीं है, लेकिन यहां कंपैरिजन करने के लिए दूसरा एटम है, ऑक्सीजन है। इसलिए ऑक्सीजन और सल्फर में से सल्फर जो होगा वो आपका सेंट्रल एटम होगा, और बाकी जो एटम्स है वो सल्फर के अराउंड आएंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल पहला इंपॉर्टेंट सा रूल आपका है कि किसी भी मॉलिक्यूल का अगर आपको स्केलेटन बनाना है, तो स्केलेटन के अंदर आप हमेशा जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसको आप सेंटर में रखोगे, और बाकी सभी एटम्स को आप उसके अराउंड रखोगे, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। जिस केस में हाइड्रोजन और कोई और एटम प्रेजेंट है सिर्फ, वहां पर हम बेशक वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों ना हो, हम उसी को सेंट्रल एटम बनाएंगे। हाइड्रोजन कभी भी आपका सेंट्रल एटम नहीं बन सकता है, ये बात ध्यान रख लीजिए बस आप, कि हाइड्रोजन को हम सेंट्रल एटम कभी बना ही नहीं सकते हैं। क्लियर? चाहे वो दूसरा एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो चाहे ना हो। ओके,
चलिए जी, तो ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया। आई थिंक आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब मैं आपके दूसरे रूल की बात करता हूं। दूसरा रूल आपसे ये कहता है भाई कि कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स को छोड़कर, जैसे कि O2, O3 या पेरोक्साइड्स ऑक्सीजन के, या सुपर ऑक्साइड्स, इन इन इस तरह के मॉलिक्यूल्स को छोड़ के बाकी किसी भी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग नहीं दिखानी है। ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स को छोड़ के, एक्सेप्ट दीज मॉलिक्यूल्स, पेरोक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स, इनको छोड़ के, जैसे O2 में हम बॉन्डिंग दिखा सकते हैं, O3 में हम बॉन्डिंग दिखा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, पेरोक्साइड में हम बॉन्डिंग दिखा सकते हैं। पेरोक्साइड क्या होता है हमारा, O2 2 नेगेटिव होता है, तो इस तरीके से हम इससे बॉन्डिंग दिखा सकते हैं। सुपर ऑक्साइड भी इस तरह का होता है। तो इनको छोड़कर बाकी किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एक से ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग नहीं दिखानी है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि आपको PO4 3 नेगेटिव में बनाना है। अब यहां पर एक से ज्यादा ऑक्सीजन है, सेंट्रल एटम आप किसको लोगे, सेंट्रल एटम आप फॉस्फोरस को लोगे, तो ये हमने फॉस्फोरस ले लिया। तो अब ये चार ऑक्सीजन जो है, चार ऑक्सीजन इसके अराउंड इस तरीके से होंगे और ऑक्सीजन में आपस में किसी तरह की कोई बॉन्डिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यही आपका सेकंड रूल था कि सिर्फ इन मॉलिक्यूल्स को छोड़ के बाकी किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एक से ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उन ऑक्सीजन की आप आपस में किसी तरह की कोई बॉन्डिंग नहीं दिखाओगे। ठीक है, तो ये आपका सेकंड रूल हो गया। इसके बाद जो थर्ड रूल आपका है वो कोई ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट रूल नहीं है, बट बहुत काम का रूल है आपका। कुछ क्लास थोड़ा जब आप केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ लोगे तो वहां पर आप एक टॉपिक पढ़ोगे ऑक्सो एसिड का। ठीक है, ऑक्सो एसिड क्या होते हैं, पर्टिकुलर टाइप के एसिड्स होते हैं। जैसे H2SO4 है, ये आपका ऑक्सो एसिड है। H3PO4 है, ये आपका ऑक्सो एसिड है। जहां पर जो H है आपका, इन एसिड्स के अंदर जो आपका H है वो आपका सेंट्रल एटम से ना जुड़ के ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, सेंट्रल एटम से ना जुड़ के ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है और ऑक्सीजन आपकी सेंट्रल एटम से जुड़ी होती है। तो इस तरह के केसेस में भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको ऑक्सो एसिड दिए हुए हैं तो ऑक्सो एसिड के केस में जो आपका हाइड्रोजन एटम होता है वो आपका सेंट्रल एटम से ना जुड़ के ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ होता है। नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है, नाइट्रस एसिड हो गया, सॉरी, इस तरह के एसिड्स में H आपका सेंट्रल एटम से नहीं जुड़ेगा। ओके, इसके अलावा एक रूल और होता है आपका, बहुत बहुत लास्ट सा रूल है, बस इंपॉर्टेंट सा, स्केलेटन बनाने के लिए रूल। आपके स्केलेटन कैसे बनाओगे, रूल ये कि अगर आपके मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा सेंट्रल एटम है, एक से ज्यादा सेंट्रल एटम है, एक सेंट्रल एटम नहीं है, एक से ज्यादा सेंट्रल एटम है, पॉलीसेंट्रिक कोई मॉलिक्यूल है, पॉलीसेंट्रिक, जैसे C2H4 है, तो ये एक पॉलीसेंट्रिक मॉलिक्यूल है। तो इसके लिए स्केलेटन आप इस तरीके से बनाओगे, स्केलेटन जो मॉलिक्यूल का है, कि उसमें सिमेट्री दिखे हमें। सिमेट्री कैसे दिखे, मान लीजिए आपके पास 2 कार्बन है, ठीक है, अब सिमेट्री कुछ ऐसे हो कि अगर मैं इसको हाइड्रोजन दे दूं, एक इसको दे दूं, एक इसको दे दूं, एक इसको दे दूं, तो सिमेट्री हो गई ना इसके बीच में, बिल्कुल इक्वल पार्ट दोनों का। तो कह रहा है कि अगर आपका पॉलीसेंट्रिक आता है तो पॉलीसेंट्रिक में आप कोशिश कीजिए उसको कि उसमें सिमेट्री आ जाए। जैसे C3H6 होता मान लो, तो 3 कार्बन होते, तो एक इसको दिया, 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 तो वो होगी ना सिमेट्री इसके अंदर। तो इस तरह के अगर पॉलीसेंट्रिक मॉलिक्यूल आपके पास आ जाएं तो पॉलीसेंट्रिक मॉलिक्यूल में आपको कोशिश करनी है कि उसका जो स्केलेटन बने वो कैसा बने, आपका सिमेट्रिक बने। ठीक है, तो ये रूल्स तो हमने किसके लिए सीखे, ये रूल हमने सीखे पहले क्या बनाने के लिए, स्केलेटन बनाने के लिए। अब हमारा मेन काम रह गया इनके बीच में हमें ये बॉन्ड बताने हैं कि कितने बॉन्ड एटम के बीच में बनेंगे। अभी तक हमने जो रूल सीखे वो सिर्फ किसके लिए सीखे, स्केलेटन बनाने के लिए सीखे हैं। क्लियर, तो अब हम बात करेंगे कि इनके अंदर हम इलेक्ट्रॉन कैसे भर सकते हैं और कैसे हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं और किस तरह के बॉन्ड बन सकते हैं, कितने बॉन्ड बन सकते हैं, 1 बन सकता है, 2 बन सकते हैं कि 3 बन सकते हैं। उसके लिए भी आपको रूल समझना पड़ेगा, आसान सा रूल कोई मुश्किल नहीं है, बट वो रूल समझ लीजिए, उससे आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, चलिए जी, तो साफ करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं सल्फ्यूरिक एसिड का, उससे मैं आपको रूल सिखाऊंगा कि आपको
इसका आपको क्या बनाना है, इसका आपको लुईस सिंबल बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या कीजिए आप, सबसे पहले इसका स्केलेटन बनाइए। ये एक ऑक्सो एसिड है भाई, ऑक्सो एसिड है तो यहाँ पर सेंट्रल एटम होगा सल्फर और 4 ऑक्सीजन इसके सल्फर के आसपास रहेंगे इस तरीके से, और बाकी रह गए हाइड्रोजन, तो वो हाइड्रोजन एक इसको दे दिया और एक उसको दे दिया। ठीक है, ये इसका स्केलेटन हो गया। ओके, अब क्या करना है आपको, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इनके वो काउंट करने हैं, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप बोल सकते हो कि फर्स्ट पॉइंट क्या करना है आपको, कैलकुलेट करने हैं, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सभी आइटम्स के वो टोटल कर लेंगे, उसको मान लेते हैं हम ए सिंबल देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस का क्या नाम दिया, ए। तो करो कैलकुलेट। सल्फर कितना है, 1। ठीक है, तो सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। ठीक है, यही होगा। उसके बाद हाइड्रोजन आइटम के लिए, हाइड्रोजन आइटम कितने हैं, 2, तो 2 इंटू में 1 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो 4 इंटू में 6, यही होगा। ठीक है, ये किसके लिए है, ऑक्सीजन एटम के लिए, ये किसके लिए है, हाइड्रोजन एटम के लिए, ये किसके लिए है, सल्फर के लिए। तो टोटल कितने आएंगे ये, 6 4 से 24, 24 प्लस 2 26, 26 प्लस 6 32, यानी मेरे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 32, ये आपका ए आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, इसके लिए ए आ गया। अब सेकंड क्या करना है फिर आपको, सेकंड आपको ये देखना है कि हर एटम को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। जैसे एक सल्फर है तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 8 ही लगेंगे इसके लिए। 4 ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन के लिए ये भी 8 ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन लेता है, और 2 हाइड्रोजन है तो ये तो डुप्लेट पूरा करता है अपना, है ना। तो इसको हम नाम दे देते हैं एन, नाम दे देते हैं एन। ठीक है, एन। तो ये एन कितना आएगा हमारे पास, 32 और 8 40 और 4 44, तो ये आ गया आपके पास एन। एन क्या है यहां पर, एन आपका है यहां पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। ओके, एन निकल गया। अब देखिए हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ कितने हैं, 32, और चाहिए कितने हैं, 44, तो इसका मतलब शेयर करने पड़ेंगे, हमें शेयर करके ही पूरे करने पड़ेंगे। तो अब निकाल लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने शेयर करने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड, शेयर्ड कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं टोटल। तो चाहिए कितने हैं, 44, ये कितना गया था हमारा एन, होने कितने हैं हमारे पास, कितने, 32, ये क्या था हमारा ए। तो 32 में 44 में 32 के कितने बच गए, 12, तो हमें 12 इलेक्ट्रॉन से क्या करना पड़ेगा, एटम्स के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो इस 12 के लिए हम सिंबल देते हैं एस, शेयर्ड एस। ठीक है, समझ में आ गया। एन का मतलब क्या है, नोबल गैस, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ना सबका, तो इसलिए एन क्या मान लिया हमने, नोबल गैस, और ये क्या मान लिया हमने, उसके टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं भाई, कुछ भी है। ठीक है, वैसे सिंबल दे दिया, बस यहां आप याद रख सकते हो कि एन नोबल गैस, एस आपका है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए तो 12 इलेक्ट्रॉन को आप इसमें फिल कर दीजिए भाई, हर एक के बीच में, हर एटम के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, हर एटम के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, शेयरिंग की बात हो रही है ना, तो एक कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। तो 2 इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए, 4, 2 इसको दे दिए, 6, 2 इसको दे दिए, 8, 10 और 12। ठीक है, हो गए 12 इलेक्ट्रॉन, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको निकालने हैं बाकी इलेक्ट्रॉन का, करें क्या, टोटल इलेक्ट्रॉन तो 32 थे, उसमें से 12 इलेक्ट्रॉन हमने शेयर कर लिए, तो बचे कितने, 32 माइनस 12 कितने बचेंगे, 20, है ना, 20 बचेंगे ना। तो 20 को आप डिवाइड कर लो 2 से, तो 10 लोन पेयर आ गए भाई, हमें 10 लोन पेयर चाहिए। 2 तरह के पेयर होते हैं भाई, एक होता है बॉन्ड पेयर और एक होता है लोन पेयर। ठीक है, यहां से आप बॉन्ड भी निकाल सकते थे, बॉन्ड पेयर भी निकाल सकते थे, तो 12 को 2 से डिवाइड कर दो, 6। ठीक है, तो 6 बॉन्ड आ गए, क्या आ गए, 6 बॉन्ड आ गए। देखो 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बन रहे हैं, ऐसे ही बोल सकते हो आपके 6 बॉन्ड बना लिए हमने।
ठीक है, तो ये 6 बॉन्ड आ गए। ओके, अच्छा, तो लोन पेयर कितने बच गए हमारे पास? 10 बच गए। तो अब 10 लोन पेयर को हमें प्लेस करना है। ठीक है, अब वो 10 लोन पेयर को हम प्लेस कैसे करेंगे? उन 10 लोन पेयर्स को हमें इस तरीके से अरेंज करना है भाई कि हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा हो एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि उसमें डुप्लेट पूरा करना होता है, और सबके बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी पूरे होने चाहिए सबके पास। ठीक है, देखिए ध्यान से, इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 2 लोन पर दे दे, हो गए इसके पास 8 पूरे के पूरे। इसको देखिए 2 4 5 6 7 8, 4 लोन पेयर हो गए। ठीक है, 4 लोन पेयर हो गए। कितने लोन पेयर बच गए हमारे पास? 6 लोन पेयर बच गए। तो 6 में से 1 2 3 4 5 और 6 दे दिया इसको, और इस तरीके से इसको दिया अगर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, समझ में आ गया? तो 1 2 3 3 लोन पेयर, तो ये 3 लोन पेयर, ये 6, 2 ये 8, 2 ये 10। ठीक है, अब अगर हर एटम का स्ट्रक्चर देखो, क्या हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है? इसको देखो, सल्फर के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा है, इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा है, इसके पास ही पूरा है। ठीक है, अब हर एक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, देखो हाइड्रोजन के पास इसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया जो ये शेयर कर रहा है। ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते थे। तो एक तो देखो सल्फर से आया होगा, एक खुद का इसका 1 2 3 4 5 6 पूरे हैं इसके। ऐसे इसका देखो, एक सल्फर का एक खुद का है, तो 1 2 3 4 5 6 पूरे हैं। इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा हो गया ना, है ना? ऐसे यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 एक्स्ट्रा हो गया ना। इसका मतलब क्या होगा? देखो यहां से इसका मतलब जब भी आपके पास एक्स इलेक्ट्रॉन आ जाए, होने चाहिए वैलेंस 6 ही, तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं भैया कि इसके एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैं यहां दे दूं तो उससे बात नहीं बनती, है ना? तो इसका मतलब मैं इस एक इलेक्ट्रॉन को और यहां दे देता हूं तो बात बन सकती है। इसी तरह से इसके पास भी एक्स्ट्रा है, तो इसका अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन यहां दे दूं और एक और ले आऊं, तो देखो अब यहां से, अब ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, देखो 1 2 3 4, लेकिन है तो 6 इलेक्ट्रॉन, 2 और चाहिए। अब ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो 2 इसके ये हो गए, 2 ये हो गए, एक ये हो गया और 2 ये हो गए, तो 2 और 2 4, सॉरी इसमें से एक आएगा, एक इसमें से आ गया, एक इसमें से आ गया, 2 इसमें से आ गए और 2 इसमें से आ गए, हो गए इसके 6। और इसके पास ऑक्टेट फुल फिल है, ज्यादा है बल्कि ऑक्टेट में 4 4 8 10 तो 12, ये हाइपरवैलेंट कंपाउंड है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल का लेई सिंबल जो है वो बना सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए इसको साफ करते हैं, एक एग्जांपल आपको और करवाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। देखिए हम करते हैं NH4 पॉजिटिव के लिए, वो मॉलिक्यूल था। अब मैं एक आपको एग्जांपल आयन वाला करवा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब इन दोनों में से नॉर्मल सी बात है कि हाइड्रोजन को तो हम सेंट्रल एटम ले नहीं सकते, नाइट्रोजन को लेना पड़ेगा। तो ये नाइट्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, हो गए 4 हाइड्रोजन इसके आसपास। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन देखने हैं। अच्छा खास बात देखिए भाई, जितना ये चार्ज है आपका प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। जब आप ए कैलकुलेट करोगे ए, तो इस प्लस को अगर करना है तो प्लस चार्ज को तो आप माइनस करोगे, प्लस चार्ज को तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, टोटल में से, और माइनस चार्ज जितना भी है उसको आप ऐड करोगे। ठीक है, तो अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो नाइट्रोजन कितना है, एक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं नाइट्रोजन के पास, 5। ठीक, उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं, 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है सबके पास, एक, तो ये हो गया। और चार्ज कितना है, प्लस, तो माइनस करेंगे 1। ठीक है, यहां से ए कितना आ गया हमारे पास, 5 और 4 9 माइनस 1 8, हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं कि ऑक्टेट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, n, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। तो नाइट्रोजन को चाहिए होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो 1 × 8, और हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो 4 × 2,
तो टोटल कितना आएगा, टोटल कितना आएगा हमारे पास ये बताओ। 4 दूनी 8, 8 और 8 16। ठीक है, यही होगा। अब क्या रह गया, एस। तो एस कैसे निकालेंगे, 16 माइनस 8 कितना आ गया, 8 आ गया, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो बॉन्ड कितने बनेंगे, इसका डिवाइड कर दो, s/2 8/2। तो बॉन्ड कितने बनने चाहिए, 4 बॉन्ड बनने चाहिए। कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड। तो 4 बॉन्ड बनाओ। ठीक है, यहाँ 4 बॉन्ड बनेंगे, मतलब 4 पेयर भी बोल सकते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, 4 बॉन्ड पेयर आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो 4 बॉन्ड के मतलब 1 2 3 और 4। ठीक है, यही होगा। अच्छा, लोन पे कितने बचेंगे, लोन पे किसके, लोन पे कितने बचेंगे आपके, माइनस करो। माइनस क्या माइनस करेंगे लोन पेयर के लिए, बताओ भाई क्या माइनस करेंगे लोन पेयर के लिए। 16 माइनस 8, 4 तो बॉन्ड पेयर आ गए। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 है ना, और 8 में से 8 ही माइनस कर दो, 0। तो लोन पेयर तो इस पे एक भी नहीं होता है ना। तो इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो इसमें हर एक का ऑक्टेट पूरा है। नाइट्रोजन के पास देखो 1 2 3 4 है और एक प्लस कम है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन से दे दिया अपना, तो इसलिए प्लस आ गया। तो ये आपका लुईस सिंबल बन गया NH4 पॉजिटिव का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है किसी भी मॉलिक्यूल का लुईस सिंबल बनाना आ सकता है, और आई होप कि आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं आपके लिए, इनमें आयंस भी इन्वॉल्व है, मॉलिक्यूल्स भी इन्वॉल्व है। तो इन मॉलिक्यूल्स और इन आयंस का लुईस सिंबल जो है वो आप ट्राई करके देखिएगा, इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी किस तरीके से हमें ड्रॉ करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, एक और देता हूँ आपको, शायद आपके कंप्लीट 10 हो जाएंगे ये। HClO4 कर लीजिएगा। अब मैं थोड़ी सी आपको एक हिंट देता हूँ कि ये जो आपका है ये आपका ऑक्सो एसिड है भाई, जो आपको फिलहाल पता नहीं इसलिए बता रहा हूँ कि आपका ऑक्सो एसिड है और ये भी आपका एक ऑक्सो एसिड है। ठीक है, तो इसके बाद आपको थोड़ी सी शायद हेल्प मिल जाएगी कैसे क्या करना है हमें। तो ये था आपका आज का टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, दैट इज लुईस सिंबल फॉर मॉलिक्यूल्स एंड पॉलीटॉमिक आयंस। बाकी का टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए केमिकल बॉन्डिंग। बहुत राम राम से धीरे धीरे टॉपिक करवा रहा हूँ ताकि क्लियर होता रहे आपको, क्योंकि एक बार हमने हाफ सिलेबस 11 का खत्म कर लिया, उसके बाद हमारे लिए इतना मुश्किल सिलेबस नहीं बचता है। 2-3 चैप्टर हो रहा है बस आपके, जो टफ 2 चैप्टर ऐसे हैं जो आपके थोड़े से लेंथी और टफ हैं, एक थर्मोडायनेमिक्स और एक केमिकल इक्विलिब्रियम। उसके बाद के चैप्टर्स बहुत ईजी हैं आपके लिए, बहुत आसान चैप्टर हैं, बहुत जल्दी जाते हैं। तो इसी में हमें टाइम लगा जितना लगेगा बस, तो कोई बात नहीं, हम करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे टाइम पे हमारा। तो तब तक के लिए मेरे लिए साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए केमिस्ट्री को, केमिदा पर, और धीरे धीरे आपको केमिस्ट्री से प्यार हो ही जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।